प्यारे विद्यार्थियों में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम वर्कशीट 87 करने जा रहे हैं, जिसमें हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी कि एपी। तो ये होती क्या है? ये एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है जो समान अंतर से बढ़ती है या घटती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 100, 95, 90, 85 एंड सो ऑन। ये सीरीज देखिए, इस सीरीज में 100 से स्टार्ट होते हुए आगे आगे 5-5 से घट रही है, रिड्यूस हो रही है। एक सीरीज और देखिए, 100, 105, 110, 115। इस सीरीज में आपने क्या नोट किया कि ये सीरीज जो है 5-5 के अंतर से बढ़ रही है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका पहले पद जो है, ये पहला पद जो है, इसको हम नाम देते हैं A1 फर्स्ट टर्म। दूसरा पद हो गया A2, तीसरा A3, ऐसे ही चलता रहेगा ये। अगर आपने नोट किया कि A1 में हमने 5 जोड़ दिया तो वो A2 आ जाता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं 100 + 5। यहां देखा, यहां क्या है, 100 में आपने 10 जोड़ा, 10 जोड़ा तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इसको मैं लिखता हूं 5 का डबल, 2 × 5। इस टर्म को और देखिए, इसमें क्या है, 115 है, यानी कि 100 में प्लस कर दिया 3 × 5, 15 ऐड कर दिया। तो आपने नोट किया होगा कि इसमें 5-5 गैप से बढ़ रहा है। तो जो गैप 5-5 के अंतर से जो बढ़ रहा है उसे हम बोलते हैं सार्व अंतर, समान अंतर से बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो अगर मैं ये 100 हमारा A1 है, तो ये A1 है, 100 A1 हो गया, तो ये क्या हो गया, D फॉर कॉमन डिफरेंस, D फॉर कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर। तो इस हिसाब से देखें तो ये A1 है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A1 + 2D हो जाएगी। फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म क्या हुआ, A2 यानी कि A1 + D। थर्ड टर्म क्या हो गया, A1 + 2D हो गया। इसी हिसाब से 115 क्या बना, 100 + 15 यानी 100 + 3 × 5, यानी कि 100 को हम अगर हमने नाम दिया हुआ A1, तो प्लस ये 3 × D क्या है, 5 के अंतर से बढ़ रहा है, तो इसे D लिख देंगे। तो इस हिसाब से देखें तो D क्या हुआ, D यानी कि कॉमन डिफरेंस, D यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे सार्व अंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D से इसको डिनोट करते हैं, क्या बनेगा ये, A2 - A1। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो सब में समान ही होगा। इसको ऐसे भी आगे भी बढ़ाएं तो A3 - A2 होगा, और आगे करते हो A4 - A3 होगा। तो इस तरह से दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में ये अंतर जो कहलाता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम नोट करें, हमने देखा कि फोर्थ टर्म जो है वो क्या है, A1 + 3D है। ऐसे ही अगर फिफ्थ टर्म आएगी तो A1 + 4D हो जाएगा, यानी कि D की संख्या जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम है। कहने को हम कह सकते हैं कि 100 टर्म 111 यानी 111 टर्म में निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, A1 + 111 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो यानी क्या बन जाएगा ये, और फिर D से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा A1 + 100D। तो इसी से एक फॉर्मूला बन गया कि हमें अगर n टर्म निकालनी है, nवा पद निकालना है, तो क्या बनेगा ये, A1 + n - 1D। ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें से एक कम कर देंगे तो वो D का कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो इसको, ये जो फॉर्मूला बन गया है, इसे बोलते हैं हम हिंदी में व्यापक पद या इंग्लिश में जनरल टर्म। ओके, मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। यहां दोबारा देख लीजिए, ये सीरीज क्या होती है, एपी क्या होती है। एपी वो श्रृंखला होती है जो समान अंतर से बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस जो होता है वो प्लस में भी होता है, माइनस में होता है। उस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन होता है, सब में समान होता है।
हिंदी में इसे सार्वंतर बोलते हैं। डी से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया कि जैसे कोई भी टर्म निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, A1 लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ टर्म में से एक माइनस कर देंगे और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा वो टर्म निकल जाएगी। जैसे अब इसमें एन टर्म क्या बना, इसमें एन टर्म हो गया A1 प्लस एन माइनस 1 डी, इसी को हम बोलते हैं व्यापक पद या जनरल टर्म। अब आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे। पहला क्वेश्चन देखिए, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्न है। इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है कि ए बराबर है 10 और डी बराबर है 10। देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू जो है वो धनात्मक है, यानी कि जमा में है, तो इसका मतलब ये बढ़ेगी, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर ए 10 है तो सेकंड टर्म क्या होगा 10 बढ़ जाएगा, तो यानी 20, 30 और 40। तो ये इसके पहले 4 पद हो गए। दूसरा देखिए, ए दिया हुआ है -2 और डी क्या है 0। तो ए जो -2 है और डी है 0, इसका मतलब इसने बढ़ना नहीं है ना घटना है, तो इसका मतलब -2 -2 चारों टर्म इसकी -2 ही रहेगी। थर्ड पार्ट देखिए, इसका ए है 4 और डी है -3। यहाँ ए 4 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और डी माइनस भी दिया हुआ है, यानी कि ये रिड्यूस होगी, कम होगी। तो अगर 4 में से 3 माइनस करें तो क्या होगा 1, फिर अगर 1 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2, फिर -5, ऐसे करके 4 टर्म हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का व्यापक पद लिखिए। जैसे कि आपको बताया कि इसका व्यापक पद जो है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरल टर्म, वो होती है an = A1 प्लस n - 1 d। ये इसकी व्यापक पद होता है, ठीक है। इसमें a दिया हुआ है 4 और d क्या है, d होता है A2 - A1, यानी कि 7 - 4 क्या आया 3। तो लगा दिए फॉर्मूला, an क्या होगा A1 प्लस n - 1 d, यानी कि A1 है हमारा 4 प्लस n - 1 d है 3, दी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोल्व कर लेंगे इसे। 4 ये 3 को n से मिलाएंगे तो 3n आएगा -3, यानी कि 3n + 1, 3n + 1 जो होगा वो हमारा जनरल टर्म होगी, यानी कि व्यापक पद होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है 35, 30, 25 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। 35, 30, 25 एंड सो ऑन। तो इस ये AP है, इस AP में अगर फर्स्ट टर्म देखें तो क्या है 35 और D क्या होगा A2 - A1, यानी कि 30 - 35 यानी कि 5, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इसका पहला ऋणात्मक पद। मान लेते हैं, माना पहला ऋणात्मक पद क्या है an है, तो इसका मतलब क्या होगा an जो है an 0 से छोटा होगा, क्योंकि ऋणात्मक बोला ना कि जो ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, तो हम मान लेंगे an जो है 0 से छोटी है, यानी पहला ऋणात्मक पद है। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, A1 प्लस n - 1 d < 0। तो यहाँ हमें A1 पता ही है, हमें 35, n ऐसे रहेगा और d हमें पता है क्या 5 है, -5 है, सॉरी -5 है, जो कि 0 छोड़ गया। अब सोल्व कर लीजिए, 35
यहाँ क्या होगा -5n हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 5 स्मॉलर देन 0, तो क्या होगा 40 - 5n छोटा है 0 से, यानी -5n छोटा है -40, 40 में जाके माइनस हो जाएगा। आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि दोनों माइनस की है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर साइन चेंज करते तो ये ऑपरेशनल साइन भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 5n जो है ये स्मॉलर देन था माइनस में, अभी ग्रेटर बन जाएगा ऐसे। तो n क्या हुआ 40/5 यानी कि 8। तो n जो है 8 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 से बड़ा होगा क्या होगा, 8 से बड़ा होती है 9, तो यानी कि 9 इसका 9वां पद जो है पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250, इसने बोला है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। तो अगर हम देखें पहला गुणज जो है 10 से बड़ा वो होगा 12, 4 का गुणज जो है 12 बनेगा, उसके बाद अगला 16 बनेगा, उसके बाद 20। अब लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म अगर आपको निकालना है तो 4 से इसे डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आया उसको इससे माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 248, लास्ट टर्म जो आएगा 248। ठीक है, अब सोल्व कर लीजिए। फर्स्ट टर्म हमें पता ही है 4 है, और डी ये भी हमें पता है क्योंकि 4 का गुणज है, इसलिए डी भी क्या होगा 4 ही होगा, यानी कि A2 - A1 16 - 12 यानी कि 4। यहाँ पे 248 जो लास्ट टर्म है उसको हम मान लेते हैं an, 248 an है, तो हमें पता लगाना है कि n कितना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे A1 + n - 1 d = 248। A1 कितना है 12, n पता नहीं है फाइंड करना है 1 ऐसे रखा, और d की वैल्यू जो है वो क्या है 4, 248 सोल्व कर देंगे 12, ये क्या जाएगा 4n - 4 248 इक्वल में रख देंगे, ये कितना जाएगा 8, 12 में से 4 माइनस किया 8 + 4n यानी 248, तो 4n क्या बनेगा 248 - 8 बना के माइनस हो गया, तो 4n = 240, यानी कि n क्या हुआ 240/4, कैंसिल कर देंगे इसको, ये 6 पे आएगा तो 60, तो n क्या आया 60। तो 10 और 250 के बीच में 60 4 के गुणज होंगे। अब क्वेश्चन 5 देखिए, 5वां क्वेश्चन बोला हुआ है एक एपी लिखिए जिसका व्यापक पद 5n + 4 है। आपको जैसे बताया था कि व्यापक पद जो है उसको हम बोलते हैं an को हम व्यापक पद बोलते हैं, यानी कि जनरल टर्म जो है वो है an बराबर है, यहाँ दिया हुआ है व्यापक पद दिया हुआ 5n + 4 ये दिया हुआ है, तो हमें एपी फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम n की वैल्यूज़ को अलग अलग मानते रहेंगे। मान लेते हैं, माना n जो है वो 1 है, तो 1 मानने से क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म निकल जाएगी, तो 5 × 1 + 4 यानी 5 + 4 = 9, ये हो गया फर्स्ट टर्म। इफ़ यानी कि माना n अगर 2 मान लेते हैं तो क्या होगा A2 आ जाएगा, 5 × 2 n की जगह 2 लगा दिया + 4 यानी कि 10 + 4 यानी कि 14, तो A2 आ गया। ऐसे ही यदि n = 3 ले लेते तो क्या होगा A3 आ जाएगा, यानी 5 × 3 + 4 यानी 15 + 4 यानी कि 19। ठीक है, तो AP बताना है, तो AP क्या होगा, अगर 3 टर्म निकाले तो हमें AP फाइंड हो जाएगी। तो AP क्या है, पहली टर्म आ रही है कितनी आई 9, दूसरी टर्म आई 14, तीसरी 19, यानी इसी ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, तो ये हमारी AP होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है।
छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। यहाँ सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एन पदों का योग क्या होता है। ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है एन पदों का योग का कि एस एन बराबर है एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला है। एक हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एस एन बाई टू ए वन ए वन यानी ए प्लस एल, जहां एल जो है वो क्या है, अंतिम पद, लास्ट टर्म। एल क्या है, अंतिम पद। हम इसको ऐसे लिखते हैं एल बराबर है ए वन प्लस एन माइनस वन डी, यानी एल जो है ए एन टर्म के बराबर होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S22 निकालना है। डी हमें 7 दे रखा है, 22वां पद जो है वो भी दिया हुआ है 149। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 22वां पद हमें दिया हुआ है, यानी A22 इक्वल टू 149। A22 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस 21D होगा। यहाँ पे D दिया हुआ है, D दिया हुआ 7, तो A1 प्लस 21 इंटू डी हो जाएगा 149। तो A1 डी 7 दिया, 7 की लगा देंगे डी की वैल्यू, तो क्या आएगा प्लस में 147 इक्वल टू 149। तो A1 क्या होगा 149 माइनस 147 यानी कि 2। तो इस तरह से ए की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे S22 का। जैसे कि मैं फॉर्मूला में दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा लगाना है, n बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है 149 दिया हुआ है लास्ट टर्म। तो सॉल्व कर देते हैं। S22 निकालना है तो ये 22 अपॉन में 2 हो जाएगा। ए फर्स्ट टर्म जो है वो हमने निकाल दिए 2, और एल जो है लास्ट टर्म वो है 149। सॉल्व कीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 11 आ जाएगा 11, और यहाँ कितना आएगा इंटू में 151, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 प्लस 156, फिर 11 में 5 ऐड कर देंगे, क्या आएगा 16। तो इस तरह से ये 22 पद का सम जो है आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, एपी 21 18 15 का कौन सा पद घटा 81 होगा, क्या कोई पद 0 भी होगा, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा पद 81 होगा, घटा 81। तो एपी जो है क्या दिया हुआ है 21 18 15, ये एपी दी है। यहाँ A1 क्या होगा 21, और D क्या हो गया A2 माइनस A1 यानी कि 18 माइनस 21 जो कि हो गया -3। तो हम मान लेते हैं कि जो लास्ट टर्म यानी AN जो है वो मान लेते हैं -81 है। ठीक है, लगा दिए फॉर्मूला इसका, A1 प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू -81। ठीक, A1 21 है प्लस n फाइंड करना है, D हमारा -3 आया -81। तो 21 ये -3n हो जाएगा, ये +3 -81, तो ये -3n प्लस 24 इक्वल टू -81, यानी 3n -81
24 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस, तो -3n, यहाँ कितना आएगा, यहाँ जाएगा 7 और ये 5, -57 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो n क्या आया 57/3, ये कैंसिल हो जाएगा 19। तो n की वैल्यू 99, यानी कि 19वां पद जो है इसका -81 होगा। पूछा है क्या कोई पद 0 भी होगा? देखो 3 का गैप चल रहा है और 3 से डिविजन नंबर सारे हैं, तो इसका मतलब एक टर्म आएगी 3 और उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो 0 ही होगी, तो हमारा एक पद 0 भी होगी। आप उसे करके देखिए, करके देखना है, पुष्टि कर लेते हैं। मान लेते हैं कि an जो है वो 0 है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, कौन सा टर्म होगा, तो क्या होगा इसमें a1 mn1 d = 0, तो a1 21 है, n पता नहीं फाइंड करना है, और d क्या होगा -3, तो क्या हो जाएगा ये 21 प्लस -3n प्लस 3 = 0, 24 -3n = 0, -3n = 0, ये जाएगा -24, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n क्या आया 24/3, तो n होगा 8, यानी कि इसका 8वां पद जो है वो 0 होगा। तो इस तरह से हमने आज वर्कशीट 87 की है, जिसमें हमने समांतर श्रेणी को रिवाइज किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।